हेलो क्लास, वेलकम टू कीप लर्निंग। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक नए टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में, और हम पॉलिटी कवर करेंगे फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है आपके आर्टिकल 52 में। इसमें लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन यानी कि हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। इन्हें हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, यानी राज्यों के प्रमुख। अभी जो वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, ये याद रखिएगा। 14वें राष्ट्रपति कौन है आपके? रामनाथ कोविंद। आर्टिकल 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है। कार्यपालिका में क्या आता है? आपके कार्यपालिका मिलकर बनी होती है आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन चारों को मिला के बनती है आपकी कार्यपालिका, जिसका प्रमुख होता है प्रेसिडेंट। ठीक है। अब प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इलेक्टोरल कोलाज। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है आर्टिकल नंबर 54 में। इसमें बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस पे कहते हैं और राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए ऑफ स्टेट्स, स्टेट के एमएलए, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी? आपकी दिल्ली और पुदुचेरी। 1992 में एक अमेंडमेंट लाया गया आपका, यानी 17वां संशोधन लाया गया 1992 में। इससे क्या हुआ कि इससे आपकी दिल्ली और पुदुचेरी, जहां आपके सीएम होते हैं, जहां विधानसभाएं भी आपकी यूनियन टेरिटरी होते हुए भी, इन्हें भी वोटिंग करने का अधिकार मिल गया। अभी आपकी 31 अक्टूबर 2019 को आपकी 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। देखने की बात है कि जम्मू कश्मीर को भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात की बातें हैं। बट आप इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों की, और 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा में आपके 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक होते हैं आपके नॉमिनेटेड, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में नामित, जिन्हें नामित किया जाता है। दूसरे होते हैं आपके इलेक्टेड, जो कि चुन कर आते हैं, यानी कि जिनके लिए वोटिंग होती है, जो चुन कर आते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें केवल आपके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे? इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स कांट टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। ओके फाइन। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आर्टिकल 55 में है कि चुनाव की पद्धति क्या होगी। इलेक्शन होगा, ये तो ठीक है कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब प्रोसेस क्या होगी, मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा? तो जो चुनाव की पद्धति है राष्ट्रपति की, उसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। हिंदी में बोला जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम, और हिंदी में बोला जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें सबसे पहले तो जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसको 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। ठीक है। और उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। 15,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है वो आरबीआई के नाम से। और 1/6, यानी जितनी भी वोटिंग होती है 1/6 वोट मिलना ज़रूरी होता है। अगर 1/6 वोट नहीं मिलते किसी कैंडिडेट को, तो उसकी जो ज़मानत होती है, ज़मानत यानी कि जो उसने सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपये जमा किए होते हैं, वो जब्त हो जाएंगे। ठीक है। तो जो इसमें जो जीतेगा वो फुल मेजॉरिटी के साथ जीतना चाहिए, यानी कि 50+1 उसके पास वोट होने चाहिए, तभी वो उसे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होती है कि मान लीजिए आपके इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। इसमें से
ए को मिले 40 वोट, बी को मिले 30, सी को 20 और डी को 10 वोट मिले। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जिसको आप देख सकते हैं कि इन चारों में से किसी के पास भी 50 प्लस वोट नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि इसमें जब वोटिंग करी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैं ए को चाहता हूँ प्रेसिडेंट बनाना तो मैं ए को क्या करूँ, वोट कर दूँ बस। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस दी जाती है कि ए पहले नंबर पे मैं चाहता हूँ प्रेफरेंस इसको दी जाए, फिर बी को मान लो दूसरे नंबर पे, फिर डी है मेरा तीसरे नंबर पे, सी चौथे नंबर पे। ऐसे करके जो वोटर्स होते हैं वो अपनी वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो डी है उसको आपके 10 वोट मिले हैं। तो अब देखा, अब जो इसको सबसे कम वोट मिले हैं, इसीलिए इसकी जो ये 10 लोग हैं इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी कि इनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। फिर सेकंड प्रेफरेंस जो होगी वो वोट जोड़ दिए जाएंगे। मान लो कि इन 10 की सेकंड प्रेफरेंस के आधार पे आपके 2 वोट हैं ए के लिए, 8 वोट हो गए आपके बी के लिए। तो कितने हो गए, ये हो गया आपका 42, ये हो गया आपका 38, ये 20 और ये तो हमने हटा दिया। फिर क्या होगा, इसको कितना हो गया था, ये हो गया था आपका 42, ये हो गया था 38 और 20। अब जो ये 20 है, इन 20 में से भी देखा जाएगा कि क्योंकि अभी भी किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इन 20 में से देखा जाएगा कि इनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी। तो अब जिसकी सेकंड प्रेफरेंस ये होगी वो तो हटा दिया जाएगा, उसके बाद उसकी अगली वाली को देख लेंगे। तो इसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो वोट फिर इनमें बढ़ जाएंगे। जैसे 20 है मान लो, तो इसको मान लीजिए मिल गए आपके, इसको मान लो मिल गए 5 और बाकी 15 किसको मिले, बी को। तो 8 5 कितना हो गया, 13 के 3 16 को 1 3 4 1 5, 53। इधर हो गए आपके 53 और ये हो गए 5 2 7 और 47। तो मेजॉरिटी किसके पास चली गई, बी के पास। तो प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा आपका, बी वाला। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी जो इनके वोट्स हैं वो क्या हो गए, ट्रांसफ़र हुए। तो ये आपकी राष्ट्रपति को चुनने की पद्धति है जिसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 56 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति आपके 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आर्टिकल 57 में दिया गया है कि क्या राष्ट्रपति को दोबारा से इलेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें बताया गया है कि किसी राष्ट्रपति को अगर वो दोबारा से नॉमिनेट होता है और वो जीत जाता है तो वो किसी दोबारा से राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे पहले और आखिरी, अब तक के आखिरी हैं, इकलौते व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने। ये 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1916 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम एज याद रखना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम एज होनी चाहिए 35 साल। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, उसे इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, फिर है ओथ। अब राष्ट्रपति आपका बन गया, चुन लिया हमने राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का सीजे यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उसके एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अपना इस्तीफा यानी अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक, याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का सीजे यानी कि चीफ जस्टिस, और ये इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक, राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ और इसकी सैलरी आपकी टैक्स फ्री होती है। अब राष्ट्रपति हमने चुन लिया, हमने देखा कि किस प्रकार आर्टिकल 52 में दिया गया कि राष्ट्रपति होता है। 53 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसके बारे में बताया गया। 54 में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। 55 चुनाव की पद्धति क्या है, मोड ऑफ इलेक्शन क्या है। 56 कितने टाइम के लिए चुना गया। 57 री इलेक्ट कर सकते हैं हम राष्ट्रपति को। 58 में उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। 60 अब राष्ट्रपति चुन चुका है तो 60 में उसकी ओथ, उसे ओथ कौन देगा और वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा। फिर है कि अगर मान लो राष्ट्रपति को हमने 5 साल के लिए चुना है, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं सदस्य, तो वो क्या करेंगे, वो इम्पीचमेंट लेके आएंगे जिसे हम बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं लगाया गया है, कभी नहीं लगा। और ये जो महाभियोग है ये सिर्फ एक ही कंडीशन में लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पीचमेंट इज अप्लाई ओनली
वन रीज़न कैन बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी उन पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए इम्पीचमेंट नहीं लगता। मान लो अगर इसका मर्डर भी कर दें तो भी क्या होगा, इम्पीचमेंट नहीं लगेगा, महाभियोग नहीं लग सकता, उनको नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए राष्ट्रपति आपने देखा होगा काफ़ी चुनकर बहुत अच्छे से समझदार व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो इम्पीचमेंट लगाने की प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे कि कैसे इम्पीचमेंट लगता है। देखो, ये जो इम्पीचमेंट है आपका, ये किसी भी हाउस से आपका स्टार्ट हो सकता है। हाउस मतलब कि लोकसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगी दोनों से ही। तो अगर हम लोकसभा से स्टार्ट करें तो लोकसभा में क्या करना होगा कि लोकसभा के 1/4 लोगों को लिखित में राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। ठीक है, 1/4 लोगों के साइन होने चाहिए उस बिल में, और फिर वो राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। 14 दिन बाद क्या होगा, लोकसभा में उस पर वोटिंग की जाएगी। ठीक है, बिल पेश किया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी। अगर 2/3 लोगों ने उसके पक्ष में वोट दे दिए तो ये बिल पास समझा जाएगा। लोकसभा में पास हो गया है, फिर इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी फिर इस बिल पर वोटिंग होगी, और अगर वहाँ के भी 2/3 सदस्यों ने इसको वोट दे दिया है तो फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स भाग ले सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि इम्पीचमेंट में इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, लोकसभा राज्यसभा दोनों के भाग लेते हैं, लेकिन एमएलए भाग नहीं लेते। ठीक है, इम्पीचमेंट में। लेकिन हमने ऊपर देखा था कि जब हम राष्ट्रपति को चुनते हैं तो उस समय आपके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं और एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस 2 आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इम्पीचमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी कारण से, तो इम्पीचमेंट हो गया 61 में, अगर हमें उसे राष्ट्रपति को हटाना है तो अगर अब है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, किसी भी कारण से रिक्त हो सकता है राष्ट्रपति, उनकी तबीयत खराब हो गई, या किसी राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो गई, मतलब टाइम से पहले उनकी डेथ हो गई, 5 साल हमने कंप्लीट करने से पहले, या वो विदेश यात्रा पे हैं, बहुत लंबे लंबे विदेश यात्रा के दौरों पे गए, या अनुपस्थित है किसी भी कारण से, तो उनकी जगह कौन भरेगा। ठीक है, तो देखो, अगर राष्ट्रपति के पद को रिक्त, अगर खाली है राष्ट्रपति का पद, तो उसको अगर वो, जैसे अगर मान लो किसी की डेथ हो गई है बीच में, तो उसको भरने का जो समय है वो 6 मंथ का होता है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के दोबारा से इलेक्शन करा के नए राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और इन 6 महीनों तक इसका कार्यभार संभालेंगे, राष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसके बाद उसका कार्यभार संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना, अगर राष्ट्रपति किसी वजह से अनुपस्थित है तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, और इस समय इनके द्वारा जो भी फैसले किए जाएंगे वो सारे क्या होंगे, उनकी कानूनी वैधता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसलों की होती है। ठीक है, यानी कि इनके फैसलों पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, ये बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही वैध होंगे। ठीक है, पूरी की पूरी पावर मिलती है इनको भी। ठीक, अब है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी की भी सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, या पूरी की पूरी तरह उसे सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, या कम कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी अर्जियाँ जाती हैं, जो लोग किसी कारण से जेल में होते हैं तो उनकी बहुत सारी अर्जियाँ जाती हैं, उनके परिवार वाले अर्जियाँ लगाते हैं कि या तो उनकी सज़ा कम कर दी जाए या क्षमा कर दी जाए, या अगर किसी को फांसी वगैरह की सज़ा मिली है, मृत्युदंड मिला है, तो उसे आप उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हो, या कुछ भी, कैसे भी, कोई भी चेंजेस राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसे कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक, अब देखो, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो ये तो हमने पहली पावर पढ़ी, आर्टिकल 72 में उसे ये पावर दी जाती है कि वो किसी की भी उसको माफ़ कर। ओके, तो ये तो हमने देखा राष्ट्रपति के पास एक ये पावर होती है। बाकी राष्ट्रपति के पास कुछ अपॉइंटमेंट करने की शक्ति भी होती है, जिनको राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। ये आपके आर्टिकल 72 में नहीं है, यहाँ तक आपके आर्टिकल ख़त्म हो गए हैं, ये अलग से हैं उसके पास शक्तियाँ, तो देख लेते हैं कि करके। तो राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति किन किन लोगों को अपॉइंट करता है उसमें देखो, सबसे पहले वो जो पीएम है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री, उसे अपॉइंट करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
ठीक है। प्रधानमंत्री की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी को अपॉइंट करता है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक लीगल एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के। अभी जो है मेरे ख्याल से वो के वेणुगोपाल हैं। तीसरे हैं आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे आप शॉर्ट में कैग कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है महालेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक। अभी हैं आपके कैग आपके राजीव महर्षि। सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट उनके जो जज होते हैं उनको आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अभी जो जज हैं आपके वो हैं रंजन गोगोई, और ये आपके 46th, आई थिंक रंजन गोगोई तो आपके हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ रंजन गोगोई आपके अभी रिटायर हो गए। अभी आपके वो क्या नाम है उनका, AS बोबड़े करके है, ऐसे बोबड़े, ठीक है, आप उनका नाम एक बार देख लीजिएगा। फिर है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है UPSC, जो कि आपके IAS वगैरह के एग्ज़ाम कराती है। उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और गवर्नर, लिeutenant गवर्नर और कमिश्नर्स, ये तीनों आपके उस यूनियन टेरिटरीज़ में ही होते हैं, गवर्नर, लिeutenant गवर्नर और कमिश्नर। तो इनकी नियुक्तियां भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ एंग्लो इंडियंस नहीं, कुछ लोगों को, कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते हैं। अभी जो एंग्लो इंडियन अपॉइंट है वो है आपके जॉर्ज बेकर वेस्ट बंगाल से और रिचर्ड हे केरला से, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति टोटल 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। ये 12 लोग जो होते हैं कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रेखा, इन सबको से सांसद बनाते हैं ना, तो ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो याद रखना, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 लोग। फिर है आपके संसद के और संसद के दोनों सदस्यों का जो जॉइंट सेशन है उसे राष्ट्रपति बुला सकता है। अब तक मेरे ख्याल से 3 जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं, और जो आपको तीनों सेनाएं होती हैं, जल, थल और आकाश, वायुसेना, उन तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कुछ इमरजेंसी पावर भी हैं, आप कुछ इमरजेंसी पावर्स देख लीजिए। आपातकालीन शक्तियाँ, आर्टिकल, तो 3 आर्टिकल हैं आपके जो इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, राष्ट्रपति से इससे कोई खास रिलेशन है नहीं इसका, बट फिर भी देख लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 352, 356 और 360, देखो तीनों में 3-3 का अंतर है। 352 के बाद 3 छोड़ोगे 356 मिलेगा, 356 के बाद 3 छोड़ोगे तो 360 मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, 3 इमरजेंसी पावर, बीच में 3-3 का गैप, और 352 याद रखना, फिर बाकी याद रहेंगे आपको। तो जो आर्टिकल 352 है आपकी, ये लगी है अब तक 3 बार। तो ये एक नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं जिसे। अगर कोई युद्ध हो जाए या बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह, यानी हमारे जो देश के नागरिक ही हैं वो शस्त्र वगैरह उठा के विद्रोह कर दें, तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब तक ये 3 बार लगाई गई है। पहली बार तब लगाई गई जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई। दूसरी बार तब लगाई गई जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई 1971 में। और तीसरी बार लगाई गई 1975 में, इंटरनल डिस्टर्बेंस। आई थिंक अगर आपको याद हो तो जो वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जो घटना हुई थी, जिस समय आपकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है ये, काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है इसको, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा रहती है कि क्यों लगाई गई वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो याद रखना 3 बार इमरजेंसी लगी, 1962, 1971, 1975, ठीक है। दूसरी इमरजेंसी होती है आपकी आर्टिकल 356। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। आर्टिकल 356 में आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। और ये तो कई बार लगाया गया है, बहुत सारे राज्यों में, सब जगह लगा गया है। सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड में लगाया मेरे ख्याल से 13 दिन के लिए, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 360, ये है आपकी वित्तीय आपात। अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो उस समय ये आपात लगता है, और 360 आज तक कभी नहीं लगाई गई है, ठीक। पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी आपकी, वो बनी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। ये भारत की 12वीं प्रेसिडेंट थी, 2007 से लेके 2012 तक ये रही हैं।
और निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। और छठे राष्ट्रपति थे ये। दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी, एक थे आपके जाकिर हुसैन और दूसरे हैं आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड था 1967 से 69 और फ़खरुद्दीन अली अहमद का टाइम था 1974 से 77। ठीक, देखो जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई उस समय बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति लेगा, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो इस समय ऐसा ही हुआ, जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट जो वीवी गिरी थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना था। तो उस समय जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे हिदायतुल्ला, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 मंथ तक राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये अपने आप में अकेला अब तक का ऐसा केस है कि जब ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई और उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया, बिकॉज उन्हें राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने थे, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। तो ये था आपका राष्ट्रपति के उसमें। हाँ, सब कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment and share. Thank you so much.